नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको शिक्षण कौशल से संबंधित 230 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात क्या है, इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 4 विकल्प यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो जल्द ही वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसकी PDF बनाने में काफ़ी समय लगा 230 प्रश्नों को लाने में। तो आपको सबसे पहले लाइक करना है वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब 230 प्रश्न कंप्लीट आप देख चुके होंगे तब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। पूरे प्रश्न देखना है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह किसका कथन है? तो ये भी प्लेटो का कथन है। याद रखिएगा, द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। साथ में जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है ये भी प्लेटो की है। एमिल किसकी रचना है? जो एमिल है ये किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा, जनतंत्रिका शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? तो ये जॉन डीवी को माना जाता है। किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है? तो ये है समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बच्चे कहते हैं। 7वां प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? तो ये हैबिट एवं फोर्नेस द्वारा कहा गया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? तो ये कार्वे थे। याद रखिएगा, भारत में जो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे वो कार्वे थे। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है? तो ये अभ्यास के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ज्ञान इंद्रियों का जो प्रशिक्षण होता है वो अभ्यास के द्वारा होता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, तो ये विलियम जेम्स थे। याद रखिएगा, प्रयोजनवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। यहाँ किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? तो ये कहा है मेकिन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। मेकिन द्वारा कहा गया है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो। प्रोजेक्ट विधि योजना विधि के जन्मदाता के बारे में तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो किलपैट्रिक को माना जाता है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हेलेन पार्कहट से है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक। पढ़ने से पूर्व किस विधि में एक समस्या ली जाती है? तो वह है प्रोजेक्ट विधि में। याद रखिएगा, पढ़ने से पूर्व प्रोजेक्ट विधि में एक समस्या ली जाती है। वर्धा योजना, और वर्धा योजना को ही बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न और भी आएंगे। तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। कथन विधि की सर्जरी के रूप में किस विधि का प्रयोग होता है? तो ये व्याख्यान विधि का होता है। कथन विधि की सर्जरी के रूप में व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज़्यादा जरूरी है? तो ये पुस्तकालय का होना ज़्यादा जरूरी है। एक शिक्षक के घर में किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? तो ये प्रेरणा का सिद्धांत है, इसके द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं और चूड़ाकर्म भी कहते हैं। दोनों ही एक ही बात है। कह सकते हैं कि विद्यारंभ संस्कार का दूसरा नाम चूड़ाकर्म है या फिर चूड़ाकर्म का दूसरा नाम विद्यारंभ संस्कार है। तो याद रखेगा, वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? तो ये विद्यारंभ संस्कार या फिर चूड़ाकर्म संस्कार होता था। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये जर्मनी में खोले गए थे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी देश में खोले गए थे। शिक्षा से किसका कल्याण होता है? तो ये समाज के सभी वर्गों का होता है। शिक्षा से शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? तो ये छात्र करता है या फिर
शिष्य करता है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? तो यहाँ पर जो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने तत्व होंगे? 6 तत्व होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा पक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6। अब 6 कौन कौन से तत्व हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 तत्व हैं ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के। अब बात करते हैं भावात्मक पक्ष की और क्रियात्मक पक्ष की। ब्लूम के भावात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? साधारण से प्रश्न पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 5, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष में भी 5 ही तत्व है ब्लूम के, लेकिन कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजन और निरूपण, ये 5 तत्व किसके हैं? ब्लूम के भावात्मक पक्ष के हैं। यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष के बारे में पूछे तो इसके भी कितने तत्व होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से? हस्तकौशल, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्रकटीकरण। ये 5 तत्व किसके हैं? ये क्रियात्मक पक्ष हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भावात्मक पक्ष के कौन से तत्व हैं, क्रियात्मक पक्ष के कौन से हैं और ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से तत्व हैं। तो ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका 6 तत्व बताए थे। यहाँ पर दूसरा स्तर पूछा गया है ज्ञानात्मक पक्ष का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बोध। ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा स्तर बोध होगा। स्मृति स्तर किसने विकसित किया है? तो ये हर्बट ने किया है स्मृति स्तर। चिंतन स्तर किसने विकसित किया है? यहाँ पर देखिए स्मृति स्तर के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर हर्बट होगा, लेकिन चिंतन स्तर के बारे में पूछे कि ये किसने विकसित किया है, तो ये मॉरिस पी हंट द्वारा विकसित किया गया है चिंतन स्तर। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। पंचपदी प्रणाली किस शिक्षण स्तर को कहते हैं? तो ये स्मृति स्तर को कहते हैं पंचपदी प्रणाली, याद रखिएगा। निर्देशन विधि के जनक है, तो यहाँ पर निर्देशन विधि के जनक कौन होंगे? हर्बट होंगे। फ्रोबेल किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये आदर्शवाद विचारधारा के समर्थक थे फ्रोबेल। बाल देवो भव किसका आदर्श वाक्य था? तो ये गीजू भाई का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल देवो भव किसका आदर्श वाक्य था? तो ये गीजू भाई का था। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो ये शिक्षक का होता है, याद रखिएगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व एक शिक्षक का होता है। विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यांकन वस्तु क्या होती है? तो ये छात्रों का विश्वास होता है, याद रखिएगा। अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है वो छात्रों का विश्वास होती है। रेखी अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेखी अभिक्रमिक के बारे में पूछा गया है कि इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे बाह्य या फिर अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से जाना जाता है। रेखी अभिक्रमिक को याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछते हैं। इसके अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई है। संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है। यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये डॉक्टर बी के पासी के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 कौन कौन से? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ये 4 तत्व होते हैं शिक्षण प्रतिमान के, याद रखिएगा। साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1954 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद कर लेना है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था वो DW एलेन द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था। यदि पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो DW एलेन के द्वारा किया गया था। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो ये F.V. स्किनर द्वारा किया गया था। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो ये भी B.F. स्किनर को माना जाता है रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित
पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पिछड़े बच्चे वहाँ हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है। यहाँ कथन किसका? यहाँ पर जो कथन दिया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सीरियल बर्ट के द्वारा दिया गया कथन है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर देखिए आंशिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब 4 वर्ग कौन कौन से? श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, वाग दोष तथा अस्थि बाधित। ये 4 वर्गों में विभाजित किया है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। तो याद रखिएगा कौन कौन से 4 वर्ग हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक। लॉर्ड मैकाले भारत कब आए? तो ये 10 जून 1834 को आए थे। लॉर्ड मैकाले याद रखिएगा भारत ये 10 जून 1834 को आए थे। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र को बेटिक के पास कब भेजा? देखिए जितने भी पत्र हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र को बेटिक के पास कब भेजा था? तो ये भेजा था इन्होंने 2 फरवरी 1835 में। किस गवर्नर जनरल ने पाश्चात्य विवाद का अंत किया? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका अंत किया था। शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 14 जुलाई 1964 को की गई थी शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन की नियुक्ति। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था वो 1952 को हुआ था, 1952 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसके गठन के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है और इसके अध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 में 1948 में हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर आपको सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1986 को, यानी कि 1986 को की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने खंडों में बांटा गया था? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसको कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो इसे 12 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 12 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ था? तो इसका जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। यदि प्रश्न में पूछे कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1986 में। और इसको संशोधन कब किया गया था? तो इसको संशोधन किया था 1992 में। ये आपको ध्यान में रखना है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है इसे किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है। तो इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यहाँ पर 1992 लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है और यहाँ पर भी 92 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से या फिर कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के नाम से जाना जाता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ये प्रोफेसर एस आर्मस्ट्रांग है। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है? तो ये मॉन्टेसरी पद्धति, याद रखिएगा मॉन्टेसरी पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो ये 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है? तो ये है वार्तालाप करना। वार्तालाप करना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? देखिए यहाँ पर नर्सरी स्कूल की शुरुआत के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रोबेल। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो ये है भ्रमण विधि, याद रखिएगा भ्रमण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है।
किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? तो ये टीपी नन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान है? तो यह है गुरुकुल भारतीय पद्धति के समान है आज के आवासीय स्कूल। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है? तो यहाँ पर जो प्रमुख कारण होगा वो स्कूल का नीरस वातावरण होगा। जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? तो आत्मसंतोष जैसा महसूस करता है जब छात्र उन्नति करते हैं। तो कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। कोलकाता में मदरसा की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेंजली द्वारा की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्राट को माना जाता है। निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विलियम हंटर थे भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। हर्टांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हर्टांग समिति के जो अध्यक्ष थे वो सर फिलिप हर्टांग थे। कब थे? 1929 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 21 का के अनुसार या फिर का के अंतर्गत। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो ये कोमल पौधों के समान है आदर्शवाद के अनुसार बालक। प्रयोजनावाद के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर प्रयोजनावाद के जो प्रतिपादक है वो जॉन डीवी हैं। 1984 की शिक्षा नीति किसने तैयार की थी? तो ये चार्ल्स वुड ने की थी 1984 की शिक्षा नीति को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदेश पत्र में शिक्षा के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया? तो ये अंग्रेजी और देसी भाषा को माध्यम बनाया आदेश पत्र में शिक्षा के लिए। वुड का आदेश पत्र कब जारी हुआ था? तो ये 1854 में हुआ था। याद रखिएगा, वुड का जो आदेश पत्र है वो कब जारी हुआ था? तो ये 1854 में हुआ था। भारत की शिक्षा नीति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये वुड के द्वारा की गई थी भारत की शिक्षा नीति की वकालत। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग कौन सा था? तो ये हंटर आयोग था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में पूछे कि प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग कौन सा था तो वो हंटर आयोग था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1882 को हुआ था हंटर आयोग का गठन। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1901 में हुआ था। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में आयोजित हुआ था। वर्धा आयोग कब प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर जो वर्धा आयोग है दोस्तों ये 1937 को प्रस्तुत की गई वर्धा आयोग। वर्धा आयोग के अनुसार बेसिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो ये 7 वर्ष की होनी चाहिए। वर्धा योजना के अनुसार जो बेसिक शिक्षा है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए। सर्जिट योजना किस वर्ष आई थी? तो ये 1944 को आई थी सर्जिट योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। नई शिक्षा नीति किस वर्ष आई? तो ये आई थी 1986 को। नई शिक्षा नीति 1986 को आई थी। MDM यानी कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 में हुई थी मिड डे मील योजना। याद रखिएगा, इसे MDM के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्टकट नेम MDM है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये 90 से 110 होती है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि। और पूछे कि टर्मन के अनुसार कितने बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? तो ये 140 या फिर इससे अधिक वाले जो बच्चे हैं वो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्था होती है? तो देखिए 3 अवस्था होती हैं शिक्षण प्रक्रिया की। कौन कौन सी?
पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। याद रखिएगा ये 3 अवस्था होती है शिक्षण प्रक्रिया की। कौन कौन सी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षण की नवीन विधाएं कहलाती है वो उपागम कहलाती हैं। पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पाठ्यवस्तु के जो प्रस्तुतिकरण की शैली को कहते हैं वो शिक्षण विधियाँ कहते हैं। एएसआर थ्योरी के प्रवर्तक के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, ये थॉर्नडाइक हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हैं इसे प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। CR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर जो CR थ्योरी के प्रतिपादक है वो पावलोव है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी पावलोव द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को। याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो BF स्किनर है। शिशु के भाषा विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो वो रुदन की अवस्था है। शिशु के भाषा विकास की जो पहली अवस्था होगी वो रुदन की अवस्था होगी। सबसे पहले जो बच्चा है या फिर शिशु है वो रोने लगता है। फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण में कुल कितनी अभिक्षमताएं हैं? तो याद रखिएगा फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण में कुल 21 अभिक्षमताएं कितनी हैं? 21। सृजनात्मक चिंतन में कितनी अवस्थाएं हैं? तो याद रखिएगा सृजनात्मक चिंतन में 4 अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कोठारी आयोग ने उच्च प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं करने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोठारी आयोग ने उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाएं करने की सिफारिश की थी। कौन कौन सी? मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। याद रखिएगा इन 3 भाषाओं को। आधुनिक शिक्षा का सबसे नवीन दस्तावेज, यहाँ पर सबसे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक शिक्षा का सबसे नवीन दस्तावेज कौन सा है? तो वो है NCF 2005। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किसने कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू की गई थी? तो ये ब्लॉक स्तर पर की गई थी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है? याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये केंद्र सरकार और NCERT मिलकर तैयार करता है राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क। भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1854 में। याद रखिएगा भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत 1854 में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस घोषणा पत्र में हुई थी या फिर किस घोषणा पत्र से हुई थी। तो भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत वुड के घोषणा पत्र से हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ये 4 भाग में है। याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व संविधान के 4 भाग में। यदि अनुच्छेद में पूछे तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से होता है? तो ये होता है 17 से। याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से होता है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम रखा गया बदलकर। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? तो जो त्रिभाषा फार्मूला दिया है दोस्तों ये राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिया गया था। त्रिभाषा फार्मूला। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? तो ये 8 वर्ष की आयु में होता है। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। बौद्ध युगीन शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती हैं? तो ये प्रवज्जा संस्कार से प्रारंभ होती हैं बौद्ध युगीन शिक्षा। बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में होता है।
मकतब किस शब्द से बना है? तो जो मकतब है दोस्तों ये कुतुब शब्द से बना है। सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था ईसाई मिशनरियों ने किया था सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षण प्रक्रिया की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? तो यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया की प्रवृत्ति है वो कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों हैं। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षा के 3 ध्रुव होंगे वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या, ये 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा क्या गया है? द्विध्रुवी के बारे में पूछा गया है, तो ये जॉन एडम है, क्योंकि त्रिध्रुवी प्रक्रिया के बारे में भी पूछा जाता है। शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया पूछे तो आपका राइट आंसर जॉन एडम होगा। और यदि पूछे कि शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है? तो ये जॉन डेवी द्वारा माना है शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया। शिक्षा मुक्ति का साधन है, यह कथन किसका है? तो ये शंकराचार्य का कथन है। शिक्षा मुक्ति का साधन है, यह कथन शंकराचार्य का है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी शंकराचार्य होगा और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के प्रवर्तक भी शंकराचार्य होंगे। स्कूल समाज के लघु रूप होते हैं, यहाँ किसका कथन है? तो ये जॉन डेवी का कथन है कि जो स्कूल है वो समाज के लघु रूप होते हैं। पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है या फिर परिभाषा है। तो ये लोग के द्वारा कहा गया है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुई थी ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो ये की गई थी 1992 की संशोधित नीति के द्वारा, याद रखिएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना 1992 की संशोधित नीति के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1992 की संशोधित नीति होगा। मेंडेल ने वंशानुक्रम के कितने नियम दिए हैं? तो याद रखिएगा मेंडेल ने वंशानुक्रम के 3 नियम दिए हैं। कितने? 3 नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मेंडेल ने वंशानुक्रम के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। समानता का नियम, असमानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? तो इसके बारे में तो आपको पता होगा कि गौण नियम 5 दिए हैं और मुख्य नियम कितने दिए हैं? इन्होंने 3 दिए हैं। अब 5 कौन कौन से हैं और 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ये सभी नियम किसके अंतर्गत आते हैं? गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। और जो 3 नियम सीखने के मुख्य नियम बताए हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। और ये जो 5 नियम हैं ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर यह कथन जो है ये स्किनर का कथन है। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन प्लेटो का है, याद रखिएगा। शिक्षा को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो ये 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन से 3 वर्ग हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, याद रखिएगा। इन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है शिक्षा को मुख्यतः। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वो है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा में 5 वर्ष की आयु पर कौन सा संस्कार होता था? इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। चूड़ाकर्म संस्कार, इसे विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में 5 वर्ष की आयु पर चूड़ाकर्म संस्कार या फिर विद्यारंभ संस्कार होता था, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त हैं? तो ये 5 अध्यायों में विभक्त हैं। 5 अध्याय कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। परिप्रेक्ष्य, ज्ञान और अधिगम, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय और आकलन, विद्यालय और विद्यालय का वातावरण और प्रणालीगत सुधार, ये 5 अध्याय में विभक्त हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो ये सभ्यता और प्रगति के निबंध से होता है, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान कब लागू हुआ था? तो ये 1987-88 में हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान। पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए पी मोस्ट का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। ये पी मोस्ट का पूरा नाम है। SOPT का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो SOPT का पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। ये SOPT का पूरा नाम है। DPEP परियोजना कब शुरू हुई? तो यहाँ पर जो DPEP परियोजना है दोस्तों ये 1994 में शुरू हुई। और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। DPEP का पूरा नाम याद रखिएगा, सभी के पूरा नाम आपको याद रखना है। संपूर्ण साक्षरता अधिनियम की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो ये केरल में की गई थी। संपूर्ण साक्षरता अधिनियम की घोषणा केरल में सर्वप्रथम की गई थी। मूल्यांकन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है मूल्यांकन। मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? तो यहाँ पर मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। SS स्टीवेनस ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? तो याद रखिएगा SS स्टीवेनस ने मापन के 4 स्तर बताए। कितने स्तर? 4 कौन कौन से? नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और अनुपातिक स्तर। ये 4 स्तर बताए हैं SS स्टीवेनस के अनुसार, याद रखिएगा। मापन का क्षेत्र कैसा है? तो जो मापन का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो संप्रेषण है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। याद रखिएगा संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 4 अगस्त 2009 को हुआ था निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम। प्रश्न उत्तर विधि का दूसरा नाम क्या है? तो ये सुकरात है। और ये किसके द्वारा दी गई थी, या कह सकते हैं कि सुकरात विधि के प्रवर्तक कौन है? तो वो है सुकरात। ये प्रश्न उत्तर विधि का दूसरा नाम है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो ये पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया जाता है। वैदिक शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का कौन सा संस्कार किया जाता है? तो ये उपनयन संस्कार किया जाता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार के बाद गुरु किस मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करता है? तो उपनयन संस्कार के बाद गुरु गायत्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करता है। शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरु द्वारा कौन सा संस्कार किया जाता है? जब शिक्षा समाप्त हो जाती है उसके उपरांत पूछा गया है कि गुरु द्वारा कौन सा संस्कार किया जाता है, तो वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर समावर्तन का अर्थ होता है फिर से लौटना। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको।
कि मध्यकाल में किस शिक्षा के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उच्च शिक्षा के बारे में भी प्रश्न आने वाला है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सी शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है कि उच्च शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अरबी भाषा। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा अरबी भाषा में दी जाती थी। यदि मध्यकाल में उच्च शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फारसी भाषा में दी जाती थी मध्यकाल में उच्च शिक्षा। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा है तो अरबी भाषा होगा और उच्च शिक्षा है तो फारसी भाषा होगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, यहाँ किसने कहा था, तो यहाँ मैकाले द्वारा कहा गया था। ब्रिटिश काल में किस योजना में भारतीय शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो ये मैकाले का विवरण पत्र, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ब्रिटिश काल में मैकाले का विवरण पत्र ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, 1992 को हुआ था राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के बारे में पूछे कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यशपाल समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, यहाँ पर यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक पूछे तो ये शिक्षा बिना बोझ के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में पूछे कि यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो वो है शिक्षा बिना बोझ के। भारतीय शिक्षा के लिए पहला ब्रिटिश अनुदान कितना था, भारतीय शिक्षा के लिए पहला ब्रिटिश अनुदान पूछे तो आपका राइट आंसर 1 लाख होगा। भारत में शिक्षण प्रशिक्षण पर सबसे पहले जोर दिया था, कब दिया था, तो ये 1854 में दिया था। जॉन डीवी के द्वारा खोले गए स्कूल कहलाते हैं, तो वो प्रगतिशील स्कूल व लेब विद्यालय कहलाते हैं। जो जॉन डीवी द्वारा खोले गए स्कूल है उसे प्रगतिशील स्कूल व लेब विद्यालय कहते हैं या फिर वो कहलाते हैं। माय स्कूल किसकी रचना है, तो जो माय स्कूल है दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। निषेधात्मक शिक्षा किसकी देन है, तो जो निषेधात्मक शिक्षा है ये प्रकृतिवाद की देन है। एजुकेशन ऑफ मैन किसकी रचना है, तो जो एजुकेशन ऑफ मैन है ये फ्रोबेल की रचना है। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था सिडनी एल फ्रेसी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में। कब किया गया था, 1926 को। एक बार फिर दोहरा लेते हैं प्रश्न को। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह सिडनी एल फ्रेसी के द्वारा अमेरिका में 1926 को किया गया था। विहंगावलोकन लोकन कैसा पठन है, जो विहंगावलोकन है ये कैसा पठन है, तो ये सरसरी निगाह से पढ़ने वाला पठन है। ब्रेल लिपि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था या फिर किसने किया था, तो ये लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। शिक्षक को श्यामपट्ट के किधर खड़ा होना चाहिए, शिक्षक को श्यामपट्ट के किधर खड़ा होना चाहिए, तो बाईं ओर खड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, शिक्षक को श्यामपट्ट के बाएं ओर खड़ा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को शिक्षण सामग्री के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, तो ये कम्युनियस ने किया था। पाठ्य पुस्तक को शिक्षण सामग्री के रूप में पहली बार, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का सबसे प्रमुख कार्य है, तो जो सबसे प्रमुख कार्य है दोस्तों एनसीईआरटी का वो पाठ्यक्रम तैयार करना है। थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई, तो ये 1913 में हुई थी। थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है, और यहाँ पर देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी पूछे कि ये किसकी पुस्तक है, 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो थॉर्नडाइक की है। ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1913 में हुई थी। फ्रायड के मस्तिष्क के स्तर में इदम का अर्थ, यहाँ पर इदम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इदम। फ्रायड के मस्तिष्क के स्तर में इदम का अर्थ है, यहाँ पर इदम का अर्थ आपको बताना है क्या है, तो राइट आंसर होगा अचेतन मन। फ्रायड के मस्तिष्क के स्तर में इदम का अर्थ अचेतन मन होगा। सृजनात्मक अध्ययन के जनक है, तो यहाँ पर जो सृजनात्मक अध्ययन के जनक होंगे वो टॉरेंस होंगे। एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशल माने हैं, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने 7 शिक्षण कौशल माने, कितने, 7। और यदि प्रोफेसर एलन के बारे में पूछे कि इन्होंने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं या फिर माने हैं, तो प्रोफेसर एलन ने 14 प्रकार के शिक्षण कौशल, जबकि एनसीईआरटी ने 7 प्रकार के शिक्षण कौशल बताए हैं। याद रखिएगा, किसने पूछा है, एनसीईआरटी ने पूछा है तो 7 होगा, और प्रोफेसर एलन के द्वारा पूछा गया है तो उन्हें 14 प्रकार बताए हैं शिक्षण कौशल के।
शिक्षा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है ग्राम समिति। भारत देश में संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो ये 12 से 32 अनुच्छेद तक किया गया है भारत देश में संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन। 86वें संशोधन से पहले मूल कर्तव्यों की संख्या थी। यहाँ पर देखिए 86वें संशोधन से पहले मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी है तो वो कितनी है? 10 है। और अभी कितनी है? अभी 11 है। अनुच्छेद 45 के अनुसार स्वतंत्रता के कितने वर्षों बाद तक 14 वर्ष तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाने का लक्ष्य था? तो वो है 10 वर्ष। ECCE का पूर्ण रूप, यहाँ पर देखिए ECC का पूर्ण रूप पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वो है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये ECC का पूर्ण रूप है, या फिर कह सकते हैं कि ECC का पूरा नाम अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की उम्र सीमा क्या है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की उम्र है वो 15 से 35 वर्ष है। क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये कुर्ट लेविन है, क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक। देश का संविधान तैयार हुआ, यहाँ पर देखिए तैयार कब हुआ ये पूछा गया है, ना कि लागू कब हुआ पूछा गया है। देश का संविधान तैयार कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1949 को हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। शिक्षा राज्य सूची में कब तक थी? तो जो शिक्षा है दोस्तों ये राज्य सूची में 1976 या 1976 में थी। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 30 के द्वारा दिया गया था। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं खोलने का अधिकार। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में अंतिम स्तर पर नैतिकता होती है, तो ये परिस्थितिगत होती हैं, याद रखिएगा। परम शून्य की अवधारणा मापन के किस स्तर पर पाई जाती है? तो ये अनुपातिक मापन स्तर पर पाई जाती है परम शून्य की अवधारणा, याद रखिएगा। रॉबर्ट गेने के श्रेणीबद्ध अधिगम में चौथा चरण कौन सा है? तो यह है शब्द साहचर्य। रॉबर्ट गेने की श्रेणीबद्ध अधिगम में जो चौथा चरण है वो शब्द साहचर्य होगा। द लॉज किसकी पुस्तक है? यहाँ पर जो द लॉज पुस्तक है दोस्तों ये प्लेटो की पुस्तक है, याद रखिएगा। द लॉज प्लेटो की पुस्तक है। प्रबंधन का पोस्ट कार्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। प्रबंधन का पोस्ट कार्ब का सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया। चारों वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता था? यहाँ पर देखिए चारों वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता था? तो वो आदित्य कहलाता था। SPOT चलाया गया, तो ये शिक्षकों के लिए चलाया गया था, याद रखिएगा। SPOT शिक्षकों के लिए चलाया गया था। बच्चे का मन कोरी स्लेट है, यह किसने कहा था? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम किस कमी को पूरा करता है? तो जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है दोस्तों ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पूरा करता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये 1911 को किया था। सेडलर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, ये सेडलर कमीशन का दूसरा नाम है। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये माइकल सेडलर थे, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया था, सेडलर आयोग। तो याद रखिएगा कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सेडलर थे। और सेडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई थी 1917 में, याद रखिएगा। सेडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में हुई थी। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में, याद रखिएगा। साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में हुई थी। किस समिति ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो? तो ये हर्टांग समिति द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। किस समिति ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो? तो ये हर्टांग समिति द्वारा कहा गया था। मैकाले का सिद्धांत कहलाता है, यहाँ पर मैकाले लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। मैकाले का सिद्धांत कहलाता है, तो ये छनाई का सिद्धांत व निस्यंदन का सिद्धांत कहलाता है मैकाले का सिद्धांत। वर्धा योजना का अन्य नाम है, तो यहाँ पर जो वर्धा योजना है इसका अन्य नाम बेसिक शिक्षा प्रणाली व बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, वर्धा योजना का अन्य नाम। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? यहाँ पर डकार एक प्लेस का नाम है जो कि अफ्रीका में है। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2000 में हुआ था। डकार शिक्षा सम्मेलन में कितने लक्ष्य रखे गए थे? तो ये 6 लक्ष्य रखे गए थे डकार शिक्षा सम्मेलन में, याद रखिएगा।
क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना किसकी मदद से चलाई जाती है? तो ये यूनिसेफ की मदद से चलाई जाती है क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना। डायड में कुल कितने विभाग हैं? तो यहाँ पर डायड में पूछे गए हैं कुल कितने विभाग हैं, तो ये कितने विभाग होंगे? 7 विभाग होंगे। कौन कौन से 7 है? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग, जिला संसाधन इकाई प्रभाग, पाठ्यक्रम अधिगम सामग्री विकास और मूल्यांकन प्रभाग, सेवाकालीन प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय प्रभाग, योजना और प्रबंधन प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग और कार्यानुभव प्रभाग। ये जो 7 डायड के विभाग है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 7 विभाग है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगे चलते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किस प्रावधान से हुआ? तो ये RTE 2009 के प्रावधान से हुआ था स्कूल प्रबंधन समिति का गठन। NCERT का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये HRD मंत्री होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT का पदेन अध्यक्ष HRD मंत्री होता है। मुदालियर आयोग मुख्य रूप से जुड़ा था, ये किससे जुड़ा था? तो ये माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा था मुख्य रूप से। मुदालियर याद रखिएगा। शिक्षा बिना बोझ किस समिति की संस्तुति थी? तो ये यशपाल समिति की संस्तुति थी शिक्षा बिना बोझ के। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1992 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 5 मई 1988 को। 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है दोस्तों, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है। मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मापदंड के संदर्भ में प्रतीक आवंटन करना हो जिससे मूल्य ज्ञात हो सके। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन ब्रेडफील्ड एवं मोरडॉक का कथन है। मातृभाषा द्वारा शिक्षा की वकालत कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है 351A। याद रखिएगा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा की वकालत 351A अनुच्छेद करता है। NCTE की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आपको NCTE की फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन, और हिंदी में हम जाने तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 230 प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और ऐड किए हैं, तो आपको 2-3 प्रश्नों को और देख लीजिएगा। 230वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 43 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 17 अगस्त 1995 में। कहाँ हुआ था? भारत में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जोस ब्रायनमर ने किया था। कब किया था? 1967 में। अंतिम प्रश्न है 233-34 प्रश्न यहाँ पर टोटल है। किसके अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षक की हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसकी है? तो ये डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की परिभाषा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 230 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। यहाँ पर टोटल आपके 234 प्रश्न हो गए, 233 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।